हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, इसमें मैं आज आपको 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और एक कॉपी पेन उठा के बैठना है प्रैक्टिस सेट करते हुए। जो क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं या जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और दूसरी बात, अपना स्कोर काउंट करते रहना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि 60 में से आपके कितने मार्क्स आए। 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 60 क्वेश्चन करा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा संधि से रिलेटेड। प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण शब्द बना है प्रत्यय प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यय प्लस अर्पण या प्रति प्लस अर्पण। संधि की वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ। एक वीडियो में सारी की सारी संधि करा डाली। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लेनी है। सारे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण। कौन सी संधि होगी? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई का ये, ऊ का वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा मुंह बड़ी बात। मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। गुणी और समझदार होना, बात को बढ़ा देना, आयु में छोटा होना या छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें करना। एक छोटा मुंह बड़ी बात, तो छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको खाली स्थान भरना है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 200 के आसपास क्वेश्चन कराए थे ये वाले भी आपको, कि उपयुक्त शब्द क्या भरा जाएगा इसमें। तो बताना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत में से किसी एक को चुनना होता है। तो किसको चुनना होता है? अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को, आवेदक या प्रार्थियों को। तो देखिए चुनाव में क्या होते हैं? प्रत्याशी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का भेद लिखना है कि क्रिया का भेद कौन सा है इस सेंटेंस में। वह खाना खा रही है, तो सकर्मक है, अकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो देखिए इसमें होगी आपकी सकर्मक क्रिया। क्या खा रही है? खाना। अकर्मक, जिसमें क्या अथवा किसको का प्रश्न लगाने पर कोई उत्तर ना आए। प्रेरणार्थक, जैसे अगर इसमें होता कि वह खाना खिलवा रही है, तो इस तरह से होती है प्रेरणार्थक क्रिया। खुद काम न करके किसी और से करवाना, प्रेरणार्थक क्रिया। द्विकर्मक, वह खाना खाकर सो गई। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट भी इस टाइप से होता है, न कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते ही आपकी तैयारी कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरयू उर्मी। संधि बतानी है, तो सरयू प्लस उर्मी कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। तो अभी तक हमको ये सही लग रहा है, बिल्कुल कोई भी गलती दिखाई नहीं दी। लेकिन बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए। आम, इसमें तो आम ही दे दिया। आम मुझे नहीं जानते तो बिल्कुल गलत। आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई कोमा, यहाँ पर भी किसी कोमे की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये दोनों विराम चिन्ह बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द। कृत, वज्रपात, मृत्युंजय या आसन्न मृत्यु। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, आसन्न मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, भविष्यत्कालीन, पूर्ण द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया। देखिए क्या दी? पुस्तक, अकर्मक नहीं होगा। भविष्यत्कालीन, तो देगी तो भविष्यत्काल की होती, उसने दे दी है यानी भूतकाल की है। संयुक्त क्रिया है तो कोई भी और इस तरह का कुछ भी नहीं लगाया गया है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा। सतत, साहस, संग्रह या संयत। तो देखिए संग्रह ऐसे ही लिखा जाएगा, गै में ये वाला रह टंगेगा, संग्रह, ग्रह वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सही संधि नहीं है? ऊष प्लस न उष्ण, नार प्लस एन नारायण,
सोर्प प्लस नखा सुपर्णखा और दूस प्लस के अन यानी दूषण। तो ऑप्शन नंबर डी की संधि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वंस का विलोम शब्द चुनिए। तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, कठिन, निर्माण या प्रलय। तो ध्वंस का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निर्माण। रक्त का पर्यायवाची नहीं है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको इन सभी के प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जा करके आप वीडियोस देख सकते हो। आपके एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ जा करके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कासारी। खून होता है, रुधिर होता है, शोणित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये है निर्मल वर्मा की, नरेश मेहता, शंकर शेष या मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जितनी भी रचनाएं हैं मोस्ट मैं एक दिन को वीडियो इनकी ले आऊँगा और आपको सारी रचनाएं एक ही वीडियो में करा दूंगा, वो भी उनको रिलेट करके कि आप भूलो ना, एक कहानी टाइप बना करके। और इतनी इजी कि आपको कोई ऐसी स्टोरी याद नहीं करनी पड़ेगी, उसमें सारे के सारे जो रचनाएं हैं बस उसी के नाम आएंगे, एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड आपको लगाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध विलोम युग्म। तो निंद्य का स्तुत्य होता है, बिल्कुल होता है। निषिद्ध का विहित, निर्मल का एमल, इति का तो निर्मल का एमल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल पीड़ित, समास बताना है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अपदान, संबंध, करण या अधिकरण। तो अकाल से पीड़ित, संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण। तो इसमें उपसर्ग बताना है कौन सा है। तो जब आप छोटे होंगे तब आप पढ़ते होंगे पर्यावरण की एक बुक, सबसे पहले उसमें यही आता था कि पर्यावरण का अर्थ क्या है या परिभाषा। तो परि प्लस आवरण आता था कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। तो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग हुआ? परि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण का सही विकल्प चुनिए। तो बताना है कि कौन सा है। चमक से चमचम, नमक से शक्कर, प्रत्याशा से प्रत्याशित, साहित्य से सत्य। तो एक ही ऑप्शन आपका सही है और सही वाला ही पूछा है, प्रत्याशा से प्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिपत्र में सम्मिलित हो सकता है। तो ये आपके पत्र लेखन से कम 5 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो पत्र लेखन वाली वीडियो मैं आपको करा दूंगा। अगर आपने पत्र लेखन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पत्र लेखन की एक ही वीडियो में या 2 पार्ट्स में आपको पत्र लेखन सारे के सारे कवर करा दूंगा। क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि समझाने के हिसाब से लंबी हो जाती है, और एक वीडियो में फिर सारे के सारे आपको समझ भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए 2 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करके तब आपको पत्र लेखन करा देंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिए। परिपत्र में क्या सम्मिलित होता है? आदेश, ज्ञापन, शासकीय पत्र या ये सभी। तो ये सारे के सारे परिपत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मधुरिमा। ध्यान देना है, मधुरमा नहीं है, मधुरिमा। प्रत्यय बताना है। तो मधुर प्लस इमा, ऑप्शन नंबर सी मधुरिमा। अनपढ़ में उपयुक्त समास कौन सा है? अनपढ़ में उपयुक्त समास कौन सा होगा? द्वंद्व, नज, द्विगु या अव्ययभाव समास। तो देखिए अव्ययभाव समास जितने बच्चों ने भी टिक किया था उनका गलत होगा, क्योंकि अव्ययभाव में आता है अनु न कि अन। अन होता है निगेटिव सेंस और निगेटिव सेंस वाले नज समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि। देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा, तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? तो आपको वाच्य वाला चैप्टर अभी अभी कराया है, आप जा कर के देख सकते हो कि बहुत अच्छे से कराया कि वाच्य क्या होते हैं, क्यों वाच्य हम पढ़ रहे हैं, क्या इनका प्रयोग है, सारी बातें बताई गई हैं आपको, जा कर के आप देख लेना। तो भाववाच्य कौन सा है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, उससे फल नहीं खाए गए। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम भी आपको करा चुका हूँ, इसमें भी इसी तरह से सारी वीडियोस हमारी इसी तरह से होती हैं। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, चैप्टर का जो भी नाम होगा सर्वनाम की, सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम हमको क्यों पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ
जो आपको और बच्चों से अलग बनाते हैं। इस तरह से मैं सारे चैप्टर्स आपको कराता हूँ। अगर आपने ये वीडियो सारी हमारी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और चेक करो और देखो। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बताना है बाहर कोई रो रहा है तो कोई में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधुर्य गुण का किस रस से प्रयोग होता है। तो माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, शांत में, श्रृंगार, भयानक या रौद्र। तो ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने टिक किया है सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए, अगर आपको किसी की भी मात्रा नहीं पता तो आपको चौपाई की मात्रा पता होगी, रोला की पता होगी। तो इसी तरह से सबसे कम किस में होंगी, चौपाई में। तो सबसे पहले चौपाई देख लेना है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो दोहा, रोला, दोहा, सोरठा भी रह गए, लेकिन वो इसमें दिए नहीं गए हैं, चौपाई, रोला दिए गए हैं, यही आप अधिकतर पढ़ते हो, बाकी के आप बहुत कम पढ़ते हो। तो सबसे पहले हमको चौपाई पता है तो चौपाई लगाइए, और एक ही ऑप्शन में पहले चौपाई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य है। तो देखिए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त, मिश्र, कोई इस तरह का इसमें कुछ नहीं ऐड किया गया है अलग से, सीधा सा वाक्य है, राम की गाय दूध देती है, सिंपल बात की गई है। अपील शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली बिल्कुल है, ब्रज भी है और कन्नौजी भी है। तो कौन सी बची, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आपको पता होगा कौन सी भाषा की है। अगर आपको नहीं पता तो ये वाली वीडियो भी मैं आपको करा चुका हूँ, जा कर के देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है, तो कौन सा है, दिन, अंधकार, स्कंद या कपास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कपास। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, बताना है कि उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक पापी सारी नाव डुबाता है, नहीं बिस बेल अमीय फल पूरही, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि जब चिड़िया खेत चुग गई तो अब बाद में पछताने से क्या लाभ। नेक्स्ट, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन बताना है। इनमें कार्यालय का नाम, पता आदि लिखे जाते हैं। किसी अधिकारी द्वारा अपने से उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं। किसी अधिकारी को वैयक्तिक रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाने हेतु, किसी विलंबित कार्य को शीघ्र करवाने हेतु लिखे जाते हैं, या इसमें आत्मीय स्पर्श का समावेश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा, किसी अधिकारी द्वारा अपने से उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं, ये बात इसके संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकंपित लुंठित वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकंपित और लुंठित जब वर्णमाला कराई थी कितने अच्छे से आपको समझाए थे, अगर अभी भी आप ये गलत करोगे तो बहुत गलत बात है आपकी। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो उनको पता है कि प्लेलिस्ट है बनी हुई, जा करके देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमाण बोधक विशेषण है, तो परिमाण क्या होते हैं। आज मैंने अधिक के लिए खाई, ध्यान देना परिमाण बोधक पे। उस पुस्तक को पढ़ो, मोहन 2 किलो दूध पी गया, सोहन 5 केले खा गया। तो देखिए 2 किलो परिमाण और ये 5 केले, तो ये क्या होगा, संख्यावाचक न कि परिमाणवाचक, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। जैसे ही आपने जनु वर्ड देखा आपको फट से समझ जाना चाहिए कि आपका कौन सा होने वाला है, जनु मनु, ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्ष अलंकार। बाकी के ऑप्शन देखने की आवश्यकता कोई नहीं। जनु जनु मनु मानु। नेत्री, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप बताना है, तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, नेता, नेत्र, नेतिन या नेताइन। तो ऑप्शन नंबर ए, हमें स्त्रीलिंग नहीं बताना है, हमें बताना है पुल्लिंग, तो नेत्री का क्या होगा, नेता। नेक्स्ट है हमारा गद्यांश 36 से 40। तो मैं गद्यांश में हमेशा आपको बताता हूँ, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसके बाद पैसेज, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो में पहले पैसेज पढ़ाऊँगा और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको पहले क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, उससे बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं।
तो गद्यांश है हमारा, यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। तो देखिए गद्यांश भी ऐसा है कि इसकी लगभग सारी की सारी बातें आपकी पढ़ी हुई होंगी। जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्ट लेते हो ज्योग्राफी पढ़ने में। आप इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि वो हमारे आसपास यानी हमारे चारों ओर की चीज़ें ही हैं जिनको हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हमको इंटरेस्ट आता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनी। तो ज्योग्राफी लगभग सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आगे पढ़ लेते हैं। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। तो किसका जन्म हुआ? पानी का। तो बात किसके बारे में की जा रही है? पानी के। लगता है यह है कि हमारी पृथ्वी जो जो ठंडी होती गई त्यों तो उसमें मौजूद गैसों में क्रिया हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? पानी। तो किसका जन्म हुआ? पानी का। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। तो किन दोनों ने? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने। किसे बनाया? पानी को। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। तो देखिए सारी की सारी बातें पानी के ऊपर ही की जा रही हैं। पहले ठोस था, फिर बर्फ बन गया, कभी कुछ कभी भाप बना, ठीक है। और कैसे बना, सारी बातें पानी पे हो रही। तो हो सकता है कि हमसे शीर्षक पूछ लिया जाए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या अगर शीर्षक पूछा गया है या नहीं। अगर पूछा गया तो आपको पता चल गया होगा एक क्वेश्चन का आंसर। और यही बेनिफिट होता है पहले क्वेश्चन और फिर पैसेज पढ़ने का। आगे, कल्पना करो चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता है। तो क्या बिखर पड़ता है? सौंदर्य। कब? जब सूर्य की किरण पड़ती हैं। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसलकर हम पहुँचे सागर में। वहाँ की तो बात ही निराली थी। वहाँ अब तक हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घोंगे, मछलियाँ और कछुए भी धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। ठीक, ये था हमारा पैसेज। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? तो देखिए लास्ट ही लाइन में दिया गया था कि जीवधारी सबसे पहले कहाँ पैदा हुए। यहाँ पर देखना आप, जब वो फिसल के आ गया था तो वहाँ की तो बात ही निराली थी। अब तक हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। तो सबसे पहले कहाँ मिले थे? जल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ क्यों फिसलने लगी थी? तो पीछे बताया गया था कि बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परतें पिघल रही थी, तो इसीलिए बर्फ पिघल रही थी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़े होते तो ये देखिए सारे के सारे पैसेज में ही मिल रहे हैं आपके क्वेश्चन, और हर पैसेज के क्वेश्चन हाँ आपके पैसेज में ही मिलते हैं। इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा? तो पहले आप पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर से जाके पैसेज में दिमाग मारोगे, फिर अपना आंसर टिक करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? जल जीवों की, प्राकृतिक परिवर्तन का, या जीवधारियों की श्रृंखला का? तो मनुष्य जीवधारियों की श्रृंखला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ओर सौंदर्य पड़ता। तो क्या था? चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। आपने पीछे पढ़ा होगा ध्यान से अगर पढ़ा है तब। लास्ट क्वेश्चन है, यह आत्मकथा किसकी है? या फिर पूछ लेगा कि इस पैसेज का शीर्षक क्या है। बात एक ही है कि किसके बारे में बात की गई है। तो किसके बारे में बात की जा रही थी? पानी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से 42। बताना है कि चार चार विकल्प दिए गए हैं, विलोम शब्द का चयन करना है। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? कुबुद्धि, सद्बुद्धि, तीव्र बुद्धि या मंद बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोद और प्रमोद। बताना है कि आमोद प्रमोद का विलोम क्या होगा? हर्षोल्लास, मेल मिलाप, वेदना दुख या राग विराग। तो आमोद प्रमोद का वेदना और दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए पत्र से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि ये हमारे 60 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में कम से कम एक पत्र का तो और पूछ ही लिया जाएगा। तो इस तरह से बोल रहा हूँ मैं आपको। इसमें भी हमारे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5 के आसपास क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो नौकरी के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र लिखते हो आप, आवेदन करते हो, निमंत्रण पत्र या सूचना पत्र।
नौकरी के लिए होता है आवेदन पत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। तो आंखें खुलने से क्या मतलब है? डर जाना, होश में आना या जाग जाना, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि वह होश में आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसकी जब सारी संपत्ति, सारा धन हजम कर गया उसका दोस्त। तो ऐसे दोस्त नहीं रखने चाहिए और ना ही हमको इस तरह का दोस्त बनना चाहिए। अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनका पैसा हजम करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजी की सरकारी कामकाज की भाषा रेखांकित अंश के लिए एक शब्द। तो भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, तो सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहते हैं इसको? जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। अंग्रेजी पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान देना है अंडरलाइन पर कि सरकारी कामकाज की भाषा को आप क्या बोलोगे। तो सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध बिल्कुल है, यशोधरा बिल्कुल है, नील देवी बिल्कुल नहीं, और साकेत ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जीवनी है? इन रचनाओं में से बताना है। 4 रचना दी गई हैं, एक जीवनी है। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या नीड़ का निर्माण फिर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आवारा मसीहा। कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार नहीं है तो क्या होगा? अर्थालंकार होगा। तो बताना है 48 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। बिल्कुल सही बात, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का, और विसर्ग संधि में विसर्ग। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, नवीन शब्द का विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी बोलते हैं विलोम को, कंफ्यूज नहीं होना है। तो विलोम शब्द बताना है नवीन का प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग होगा? नी ही उपसर्ग हो जाएगा, नी प्लस गूढ़। उन्होंने कहाँ जाना है? उन्होंने होता है या उन्हें होता है? तो वाक्य किस प्रकार की अशुद्धि हुई? सर्वनाम संबंधी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या हल्दी। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हल्दी। ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है सकट, घात, कांच या गोपाल। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी आपको चंद्रबिंदु दिखे 99% तद्भव ही होगा, ऑप्शन टिक कीजिए कांच। बाकी में दिमाग पर मतलब खपाने की कोई आवश्यकता नहीं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक, क्रिया या वचन। तो ये क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण बताएगा तो संज्ञा की विशेषता ही तो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो व्याकरण में काल का समय होता है, काल का अर्थ होता है समय। कौन सा काल? वर्तमान, भूत, भविष्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदीया, डिबिया, साध्वी या संचालक। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, संचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने टेढ़ी चाल चली। तो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, अधिकरण या कर्ता कारक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का बताइए, अव्यय का भेद, कि अव्यय का कौन सा भेद है? दिन भर, परिमाणवाची, निपात, समुच्चयबोधक या प्रश्नवाचक। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निपात। परिमाणवाची तो अव्यय का भेद होता ही नहीं है। अव्यय आपको कराऊंगा, अव्यय वाला चैप्टर आपका रह रहा है बाकी। तो ये थे आज आपके 60 क्वेश्चन। तो ये हमने अपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कमेंट बॉक्स में अपना भी स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।